चलिए बच्चों, गुडविल वैल्यूएशन थर्ड डे हम लोग आज करेंगे। आइए सॉल्यूशन टैली करेंगे हम। सबसे पहले इसका देखिए ज़रा, ये था हमारा पहला क्वेश्चन और इसका आंसर आया है 1,39,000। सही है, पूरा टैली कर लो। और मैक्सिमम बच्चों की आदत है भाई, वो ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, उसके अलावा ये टेबल का नाम, ठीक है। और कुछ बच्चों की आदत है इसके लिए ये नहीं लिखना, सीधा कैलकुलेशन पे चले जाते हैं। तो ये बारीकियां हैं, मैं तो अपनी तरफ से बता के चल रहा हूँ। फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गड़बड़ है। चलें आगे, एक और क्वेश्चन। आंसर ये है 3,66,000। बड़े एक और, इसमें क्या नहीं समझ आया? कौन सी? हाँ जी, सैलरी ऑफ ₹12,000 वॉज इग्नोर्ड एवरी ईयर। कह रहा है हर साल सैलरी का खर्चा हमसे रिकॉर्ड करने से रह गया था। तो सैलरी एक बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, उसे हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था हर साल। और अगर हम उसे लिख लेते तो जो प्रॉफिट्स हमारे दिख रहे हैं ये प्रॉफिट कम हो जाते, तो हम उन्हें हर साल में से माइनस कर देंगे सैलरी को। ये रहा। और कोई डाउट इसके अंदर? नहीं, चलें आगे। चलिए बेटा, तो हम अपने आज के मेथड पे बात करेंगे। हमारा अगला मेथड रहेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब भाई किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत कब पड़ती है? अरे इतने सारे मेथड हैं, ऐसा तो है नहीं किसी ने बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए 5 मेथड बनाए होंगे। पहले दूसरा मेथड आया होगा, फिर तीसरा आया होगा, फिर चौथा आया होगा। मैं कह रहा हूँ ये दूसरा ही क्यों आया? पहले में कोई तो कमी होगी, तभी तो दूसरा आया होगा। तो पहले मेथड में ऐसी कौन सी कमी है कि दूसरा लाना पड़ा? क्या आप में से किसी को कोई ज्ञान है इस बारे में कि पहले मेथड में क्या प्रॉब्लम है? नहीं? आओ समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है समझ आ भी जाए, नहीं आएगा तो हम बात करेंगे। हाँ जी, क्या लिखा है? ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड सिंस ईच ईयर्स प्रॉफिट्स आर गिवन इक्वल वेटेज। हम क्या करते हैं बेटे, पहले मेथड के अंदर हम क्या करते थे? इन सब के प्रॉफिट को हम क्या करते थे? अरे अगर तुम यहां पर गुडविल निकाल रहे हो तो तुम इन सब सारे प्रॉफिट्स का क्या करते थे? इन सारे प्रॉफिट्स का हम टोटल करते थे और उसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते थे हम। आपको नहीं लग रहा आपने सारे ईयर्स को इक्वल मान लिया? आपको लगा ये पांचों के पांचों साल इक्वल मान लिया आपने, इसीलिए आपने सीधा सीधा यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है। अब तुम्हें तो शायद ऐसा लगे क्या यार एक लाइन में बस इतना समझा दिया, ऐसे तो ये कुछ बात पल्ले पड़ी नहीं। अभी इसकी थोड़ी देर में गहराइयाँ सामने आ जाएंगी आपको। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बोला, पहले मेथड में हम इन सब का टोटल करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज निकालते थे, उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकालते थे। ठीक है, थोड़ी देर में आपको इसकी डिसएडवांटेज क्लियरली पता लग जाएगी। चलें आगे। अब दूसरे मेथड का नाम क्या है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और वेट का मतलब तो भाई तुम सबको पता ही होगा क्या होता है। वैसे वेट का मतलब हिंदी में क्या होता है? हाँ, इसको ना ये बोलना ज़्यादा अच्छा है, भार। वैसे वजन भी कहते हैं ना, पर हम इसको भार कहते हैं यहाँ पर फिलहाल, ठीक है ना। तो इसका क्या मीनिंग है, ये कैसे अप्लाई होती है बात, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पर ज़रा आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये एक छोटा सा बच्चा है, ये लो प्रियांशु। प्रियांशु ने नर्सरी में कितने % मार्क्स लाया? 97। हाँ जी, केजी में 99, 98, 97, चलते जाओ भैया। यहाँ 12th आ गई है, फिर ग्रेजुएशन भी आ गई, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आ गई। बेटा आज उसका ना यहाँ पर एक जॉब का टाइम आ गया, इंटरव्यू का टाइम आ गया।
ठीक है ना। ये जो इंटरव्यूअर है, ये जो बंदा है जो इसको नौकरी दे रहा है, इसने बोला प्रियांशु अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाओ। प्रियांशु ने बेटा सारे ही ले आया, केजी से लेके और पीजी तक का ले आया, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ले आया। अब ये जो इंटरव्यूअर है ये अपना डिसीजन कौन से ईयर के बेस पर लेगा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अरे तुम 2 मिनट के लिए इंटरव्यूअर बन जाओ और सोचो तुम्हारा डिसीजन किस पर बेस होगा, मुझे ये बता दो। 10th 12th? तुम इतना घटिया कैसे सोच सकते हो? तुम कभी इंटरव्यूअर नहीं बन पाओगे। 10th 12th क्योंकि बोर्ड एग्जाम है। वाओ, कुछ भी बोल रहे हो। ले कहाँ चले गए बेटा? यहाँ चले गए और यहाँ चले गए, मतलब तुम जाओ भाड़ में, तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं थी, पढ़ाई क्यों करी? वाह है बेटा। अबे लालू सुनो, तुम्हारा डिसीजन इस पर बेस होगा है। मैंने किसी को मार्क नहीं किया। अरे क्या तुम्हारा डिसीजन यहां से चलेगा क्या? सोचो, तुम्हें जब तुम इसका डिसीजन लोगे कि प्रियांशु कैसा रहा अपनी पढ़ाई में, तो तुम इस पर ज्यादा भरोसा करोगे कि उस पर ज्यादा भरोसा करोगे? इस पर क्यों? इस पर क्यों? क्योंकि रिसेंट है, अभी हुआ है, अभी हुआ है। वो इतना पुराना हो गया, इतना पुराना हो गया कि उस पर यकीन करना बेकार नहीं है, उतना रिलायबल नहीं है। जितना रिलायबल इस पर हम हो सकते हैं उस पर हम उतना रिलाई नहीं कर सकते। एक बात और बताओ, एक और, इसको हम लाइन चेंज करते हैं। यहां पर मैं क्या एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूं? गुडविल मत बोलना। मैं ये एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रियांशु मेरे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा। तो मेरा डिसीजन इस पर डिपेंड होना चाहिए या इस पर डिपेंड होना चाहिए? सोचो, इसके रिपीट होने के चांस ज्यादा हैं या इसके रिपीट होने के चांस ज्यादा हैं? इसके रिपीट होने के चांस ज्यादा है क्योंकि ये अभी हुआ है, जस्ट कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीनों, कुछ ही साल पहले हुआ है। नहीं समझे मेरी बात को? तो तुम एक बात सोचो, मैं कह रहा हूं जरूरी तो ये सारा है, पर जितना ये ज्यादा जरूरी है ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो पहले मेथड में ऐसा नहीं होता था, सिंपल। उसमें तो हम कहते थे तुम सारे ही बराबर जरूरी हो, सबको ऐड करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके एवरेज निकालते थे। तो अब आपको डिसएडवांटेज पता लग रही है उस मेथड की? उस मेथड में सारे ईयर्स को इक्वल माना जाता था, यहां ऐसा नहीं होगा। इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे, उसे कम इंपॉर्टेंट मानेंगे। आओ जरा, अब मैं आपको सिर्फ एक शब्द का मीनिंग समझा रहा हूं, वेट। वेट का क्या मीनिंग है आपको शायद क्लैरिटी आए और कुछ बच्चों को नहीं भी आएगी, तो ये आपके ऊपर है इस बात पॉइंट को समझना। मैं ये पॉइंट रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं जो मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूं आपको, वो आपके ऊपर है, आप उसे ग्रिप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। सुनो बेटा, मान लो मेरे पास आज 20 लाख रुपए हैं, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। और डेट क्या है आज? और मैंने वो पैसा इन्वेस्ट किया है। देखो कहाँ इन्वेस्ट किया है। 1 लाख रुपए मैंने बैंक ए में डाले, जो कि मुझे इंटरेस्ट देगा कितना? 20 लाख में से 1 लाख। और बेटे 19 लाख मैंने कौन से बैंक में डाले, जो कि मुझे इंटरेस्ट देगा कितना? इसका भार कम है, इन्वेस्टमेंट मैंने बहुत हल्की लगाई है, इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने बहुत ज़्यादा मोटी की है, बहुत ज़्यादा हाई की है। हाँ या ना? जब ईयर एंड पे मैं पहुंचूंगा तो मेरी रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। रेट ऑफ रिटर्न, कुछ आंसर मैंने यहां लिखे हैं जो बच्चों ने मुझे दिए, तो मैंने लिख दिए पिछले साल और उससे भी पिछले साल। आपका कोई और ओपिनियन है तो आप भी बताओ। कुछ बच्चे कह रहे 20% मेरा रेट ऑफ रिटर्न होगा। मैंने कहा कैसे निकाला? कह रहे 15 और 5 20। कुछ बच्चे क्या कह रहे थे? कह रहे 15 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 10% बोला। तुम्हारा क्या विचार है? एग्जैक्ट मत बताओ, आइडिया बता दो। 5.2, 9.5, 15.2, 15.6, कुछ भी बोल दो। हो सकता है तुम्हारी नज़र में ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ही ना हो। अगर तुम्हें चीज़ों को लर्न करना है तो मैं अगली स्लाइड पे चला जाता हूं। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट।
अच्छा कोई मुझे यही बता दे, मेरी जो रेट ऑफ रिटर्न होगी वो कितने परसेंटेज के आसपास होगी? 10%। मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताऊं। देवांशी कुछ कहना चाहोगे? कोई और कुछ कहना चाहे? अभी मैंने कैलकुलेट, ये तो दोनों गलत हैं, सरासर गलत हैं। मैं आपको ऐसे ही बिना कैलकुलेशन के, तुमको आपने तो एग्जांपल बनाया है, आपको तो पता ही होगा, नहीं तुम्हें भी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। मेरी जो परसेंटेज आएगी ना वो इसके आसपास आएगी, ये पक्का है। रीजन सोचो भाई, मैंने मैक्सिमम पैसा इसी में लगाया है तो मैं इसी के आसपास ही घूमूंगा, जो भी आए पर इसके आसपास ही आएगी। 5.2, 5.4, 5.6, 5.9 कुछ भी आ सकती है, पर इसके आसपास बिल्कुल नहीं आ सकती। मां कसम खा के कह रहा हूं, इसके आसपास आ ही नहीं सकती। आप देखो, चेक करो परसेंटेज का कैलकुलेशन। अच्छा इसके ऊपर मुझे कितना पैसा मिलेगा? यानी कि 15,000। अच्छा इसके ऊपर मुझे कितना पैसा मिलेगा? 95,000। तो टोटल मुझे कितना मिलेगा वापस? 110 मुझे कितने पैसे के ऊपर मिल रहा है? हाँ तो परसेंटेज चेक कर लो, ये रहा। मेरी ये परसेंटेज इसके आसपास ही आनी थी, इसके आसपास आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने इसमें इतना कम पैसा लगाया, इतना कम पैसा लगाया। इट इज जस्ट लाइक, रोज घर में खाना बनता है, आटा लगाते हैं ना, थोड़ा सा उसमें नमक डालते हैं, हाँ या ना? तुमने आटे में नमक मिक्स कर दिया, अब मैं तुमसे कह रहा हूं जाओ जाओ जरा थोड़ा सा नमक और आटा निकाल के लाओ उसमें से। तो जब तुम निकाल के लाओगे, थोड़ा सा मुट्ठी में भर के लाए, तो उसमें आटा ज़्यादा होगा कि नमक ज़्यादा होगा? आप कहेंगे नहीं ये नमक है, आप कहोगे ये आटा है, क्योंकि आटा ही है, नमक तो शायद ना के ही बराबर होगा। हम आटे के करीब ज़्यादा होंगे क्योंकि उसका वेट, उसका वेटेज ज़्यादा है वहाँ पर। नहीं समझे अभी भी? फिर तो तुम गोबर दिमाग हो बेटा। आओ लो जी, यहाँ पर आ जाओ ज़रा। ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, मुझे इसकी 12th की परसेंटेज जाननी है। इसके पिछले 5 साल की यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिखी है, 46, 75, 55, 60, 38। बताओ ये परसेंटेज किसके आसपास होनी चाहिए? मुझे ये बताओ, इसके आसपास होनी चाहिए कि इनमें से किसी के भी आसपास होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? हाँ, इसके आसपास होनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है बेटा। आप ठीक से देखो, यहां परसेंटेज बढ़ गई, यहां पर परसेंटेज बढ़ गई, यहां पर फिर घट गई, फिर बढ़ गई, और फिर बेटा मैं भरोसा ही नहीं कर सकता किसी भी साल पे। बंदा इतना मतलब रिलायबल नहीं है वो उसकी परफॉर्मेंस कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो मैं किसी भी साल पे कम या ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता। नीचे आ जाओ, देखो उसकी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती जा रही है, तो भविष्य में भी उसके बढ़ने के आसार ज़्यादा हैं। ऐसे केस में, ऊपर वाले केस में आपको सिंपल एवरेज यूज़ करना ही बेस्ट है। इस केस में सिंपल एवरेज अगर आपने यूज़ किया तो आप गलत डिसीजन ले बैठेंगे। इस तरह के केस में अब आपको कोई और मेथड की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बता देता हूं आपको कब। सुनो, जब आपकी परसेंटेज यानी कि आपके प्रॉफिट्स, परसेंटेज मतलब प्रॉफिट्स यहाँ पर है ना, एग्जाम्पल है, तो जब आपके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हों या फिर लगातार घट रहे हों, दोनों ही केस में आपको सिंपल एवरेज मेथड यूज़ ना करके वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना होगा। इज इट क्लियर? चलिए, अब वो कैसे अप्लाई होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो सिंपल सा है, बस मैंने आपको उसका रीज़न समझाना था। बेटा आपको पिछले 1, 2, 3, 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, जिसे हम क्या लिखते हैं? इनके अंदर कोई एडजस्टमेंट होगी तो वो क्वेश्चन हमें बता देगा, ठीक है ना। वो वैसे ही है जैसे लास्ट मेथड में सीखी थी, प्लस माइनस एबनॉर्मल वाले। अब फिलहाल मान लो इसमें कुछ भी नहीं है, तो सेम प्रॉफिट मेरे क्या बन गए? इसका मतलब मुझे ये टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो ये वाली टेबल यहाँ पर मैं स्किप भी कर सकता हूँ, मैं सीधा अपनी सेकंड टेबल पे आ जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर मेरा गुडविल का फॉर्मूला देखो क्या रहता है। उसमें क्या होता था? उसमें ये होता था, बस यहाँ पर एक नया शब्द जुड़ गया, वेटेड एवरेज। अब ये कैसे निकलता है? इसके लिए आपको एक और टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें आपने पहले लिखे ईयर और फिर आपने लिखे ये वाले प्रॉफिट्स, एडजस्टेड प्रॉफिट, और यहाँ पर आपको देने हैं वेट।
वेट का मतलब 1 2 3 4 की टर्म में ही होगा। पर क्यों होगा ऐसा? मैंने आपको क्या बोला, सारे साल इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, पर जितना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये उतना ही कम इंपॉर्टेंट है। तो ये एक प्री डिफाइंड टर्म है कि अगर हम इसे 1 की टर्म में इंपॉर्टेंट मान रहे हैं तो इसको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानना चाहिए, और डेफिनेटली 1 से बड़ा 2 ही होता है। नहीं समझे आप मेरी बात को? तो अगर ये 1 की पॉइंट में इंपॉर्टेंट है तो ये 2 टाइम इंपॉर्टेंट है, ये 3 टाइम इंपॉर्टेंट है। और यू कैन से इसके रिपीट होने का चांस अगर 1 टाइम है तो इसके रिपीट होने का चांस उससे ज़्यादा यानी कि 2 टाइम है, इसके रिपीट होने का चांस 3 टाइम है। तो ये वेटेज अकॉर्डिंगली बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आ गए हमारे वेट्स, और ये आ गया वेट्स का टोटल। और बेटा इनका फिर आप क्या करेंगे आपस में, प्रोडक्ट, और ये क्या आएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आप इसमें अगला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए दिस अपॉन दिस। तो ये क्या आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। मतलब इस मेथड में आपको 2 टेबल बनानी होंगी। पहली टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, दूसरी टेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टेबल का एक बार परफॉर्मा देख लो कैसे बनानी है। चलूँ मैं आगे। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ, अगर आप पकड़ पाएँ तो। जैसे मैंने बोला अभी क्या, इसके रिपीट होने का चांस, इसके रिपीट होने का चांस 2 बार है। इसका मतलब यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट दोबारा हो सकता है। इसके रिपीट होने के चांस 2 बार है, मतलब ये प्रॉफिट को 2 बार कंसीडर करना चाहिए मुझे। इसके रिपीट होने का चांस, तो मतलब एक तो ये है ही, एक बार 2 और बना लो फिर, 1 लाख 1 लाख। इसके रिपीट होने का चांस तो 2 3 4, तो ये नंबर ऑफ ईयर हो गए। यानी कि ये पता है बेसिकली क्या है, ये टोटल ऑफ वेट नहीं है, ये नंबर ऑफ ईयर हो गए अपने आप में 10। हमने कितने साल का डेटा लिया वैसे 4, पर आप 4 का नहीं ले रहे हैं, आप एक तरह से 10 साल का डेटा ले रहे हैं यहाँ पर। मतलब ये नज़रिया है ये किस मेथड का, जो मुझे लगता है। ठीक है, पता नहीं तुम लोग कितना पकड़ पा रहे हो। आओ एडजस्टमेंट पे ध्यान देंगे, बाकी सब कुछ इजी है। पहले क्वेश्चन में पहली एडजस्टमेंट, आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, और हमें यहाँ तक जाना है। इस टेबल में कुछ नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा, सीधा एडजस्टमेंट पे काम करेंगे। पहली एडजस्टमेंट में डाउट है, नॉन रेकरिंग इनकम कह रहा है 2014 के प्रॉफिट में एक नॉन रेकरिंग इनकम जुड़ी हुई है। इनकम तो जुड़ी हुई होगी, तो बेटा 2014 का बोले तो इसमें यहाँ पर आपने कोई नॉन रेकरिंग इनकम लिखी हुई है, ऐसी इनकम जो बार बार नहीं होती है, यानी कि इर्रेगुलर इनकम। क्या करूं, माइनस करेंगे, तो ये वाला हमारा यहाँ पर माइनस हो गया। आगे आ जाओ अगला। कह रहा है 2013 के प्रॉफिट में 6,000 रुपये का आग का नुकसान है, यहाँ पर इसे प्लस कर देंगे। आगे चलो, गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड। कह रहा है आज तक हमने माल का इंश्योरेंस नहीं करवाया था, आज तक नहीं करवाया था, बट इट इज थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर। कह रहा है पर अब हमने सोचा है कि हम हर साल अपने माल का इंश्योरेंस करवाएंगे, तो प्रीमियम देना पड़ेगा। क्या वो फ्यूचर में एक नॉर्मल खर्चा होगा कि अब नॉर्मल खर्चा होगा? फ्यूचर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। बिजनेस को चलाने के लिए तो आप कर रहे हो कि स्मूथली चले। इंश्योरेंस प्रीमियम कोई अजीब खर्चा नहीं है, बिल्कुल ऑपरेशनल खर्चा है ये। ठीक है, तो आप इसे क्या करोगे, और क्योंकि ये फ्यूचर का खर्चा है, फ्यूचर का खर्चा है, तो आप इसे हर साल में से माइनस करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल में से माइनस करेंगे हम, फ्यूचर एक्सपेंसेस। आगे आओ, 5वां, रीजनेबल रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरीज। रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस इज रुपीज। कह रहा है ये मालिकों का एक खर्चा होगा 6,000 रुपये का, जो कि हर साल होगा। इट हैज़ नॉट बीन टेकन इन टू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अबव मेंशन प्रॉफिट। तो कह रहा है खर्चा हमने अभी तक कंसिडर ही नहीं किया हुआ है, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तो उसे भी आप हर साल में से माइनस करेंगे, क्योंकि उसने किसी भी साल में कंसिडर नहीं किया है। और कह रहा है 2015 के प्रॉफिट में 5,000 रुपये की
इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड है 2015 के प्रॉफिट में, यानी कि यहां पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट इनकम लिखी है। क्या ये इनकम नॉर्मल थी? इन्वेस्टमेंट इनकम आर नॉट ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग है वो, हाँ या ना? क्या करूं? तो इसे माइनस कर देंगे हम, फिर मेरे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ईयर, फिर ये एडजस्टेड प्रॉफिट्स, वेट, प्रोडक्ट, और सीधा आगे काम चला जाएगा। क्या ये आपको बात समझ आई है? कुछ पूछना है किसी को? पॉइंट नंबर 6 में लिखा है कि 2015 के प्रॉफिट में, यानी कि इस प्रॉफिट में कह रहा हमने यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी कि कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ऐसी कोई इनकम हुई थी हमें, उसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है। और जबकि इन्वेस्टमेंट इनकम नॉर्मल इनकम नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट इनकम इज साइड इनकम, तो उसने प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। आइए बेटा एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आपको कितने साल के प्रॉफिट दे रखे हैं? 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ तक जाना है। अच्छा, इसके अंदर गुडविल निकालनी कैसे है? 3 ईयर तो परचेज लेना है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? तो हमें 4 ही साल दे रखे हैं। हाँ, अगर इसके अंदर 5 दिए होते तो हम 1, 2, 3, 4 और जो एक और होता उसे छोड़ देते। ठीक है ना? आगे चलो। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है 1 दिसंबर 2013। तो पहले ये डेट पहचानो, 1 दिसंबर 2013। कुछ बच्चे यहाँ ले लेते हैं, भाई यहाँ मार्च में ईयर क्लोज हो गया है तो इसके बाद ही आएगा दिसंबर, तो 1 दिसंबर, यानी कि आई थिंक ये यहाँ पड़ेगा, हाँ या ना? क्या हुआ है यहाँ पर? अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट। कह रहा है एक 6,000 रुपये का मेजर रिपेयर करवाया था, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। कह रहा है हमने उसे उस टाइम पर खर्चा मान लिया था। इस साल में आपने यहाँ पर एक मेजर रिपेयर करवाया था अपनी मशीन के ऊपर, प्लांट मतलब मशीनरी, ठीक है? तो आपने उस खर्चे को उस टाइम पर क्या कर लिया था? चार्ज टू रेवेन्यू। चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब क्या है? आपने उसे रेवेन्यू खर्चा मान लिया था, रेवेन्यू नेचर का, यानी कि P&L का खर्चा। तो आपने उस टाइम पे तो उसे खर्चा मान लिया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है द पेड सम इज अग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन। कह रहा है आज जब हम गुडविल निकाल रहे थे तो हमें अकल आ गई कि भैया वो जो हम खर्चे को खर्चा मान आए हैं वो खर्चा नहीं था, वो कैपिटलाइज यानी कि एसेट में डालना चाहिए था और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था। नहीं समझे मेरी बात को? आप लोग रिएक्ट करेंगे? कुछ मुद्दा समझ आ रहा है? आओ, अब मैं इसे कैसे ठीक करूं? वो खर्चा कितना था यहाँ पर, आपने उसको यहाँ पर एक्सपेंस में डाल दिया था कितने का, जबकि आपने उसे यहाँ पर एसेट मानना चाहिए था कितने का, और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए था, और डेप्रिसिएशन यहाँ भी आना चाहिए था और इस साल में भी तो आना चाहिए था। अच्छा, डेप्रिसिएशन कितना था? 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब डेप्रिसिएशन निकालो, 6,000 का यहाँ से लेके यहाँ तक 4 महीने का बनता, 6,000 का 10% हो गया 600 और 4 महीने का हो गया 200, हाँ या ना? तो डेप्रिसिएशन यहाँ से 200 माइनस होकर यहाँ ये डेप्रिसिएशन यहाँ जाना चाहिए था 200 का, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना आता? अरे इसमें कितने की वैल्यू बच जाती? 5,800। तो इसी का तो 10% यहाँ पर जाना चाहिए था। अब मैं इसे कैसे ठीक करूं? मैंने इसे क्या मान लिया था उस टाइम पे? खर्चा, जो कि खर्चा था नहीं, तो इसे तो मैं ऐड कर दूंगा और इसका जो डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए था उस डेप्रिसिएशन को 200 और 580 दोनों को यहाँ पर माइनस कर दूंगा। कुछ बच्चों की बॉडी लैंग्वेज मुझे समझ आ रही है। अगर आपने बाद में ये बोला ना कि इस पॉइंट में डाउट आया, सीरियसली बताना वो अच्छा नहीं होगा। क्लियरली पता लग रहा है आप कितनी ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है बॉडी में जान ही नहीं है। ये पॉइंट में डाउट आ गया, उस पॉइंट में डाउट आ गया, सुनते हैं नहीं। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, पढ़ो पहले खुद एक बार पॉइंट क्या कह रहा है।
बताइए, कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, यानी कि यहाँ के क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। और आपको ये पता होगा हर साल के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बार बार वैल्यू किया जाता है। मतलब यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा, फिर जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ जो माल बचेगा उसको फिर से वैल्यू करते हैं। और वैल्यू करने के लिए एक प्रिंसिपल होता है छोटा सा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, दोनों में से छोटी वैल्यू लेते हैं हम, उसी को अपने बचे हुए माल की वैल्यू मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है हमारा 2013 का क्लोजिंग स्टॉक था जो कि मैंने यहाँ लिखा होगा। कह रहा है मैंने इस क्लोजिंग स्टॉक को 2400 रुपये से, यानी कि मैंने इसकी वैल्यू को 2400 रुपये से बढ़ा दिया था। तो आपको नहीं लग रहा ये वाला प्रॉफिट भी 2400 रुपये से बढ़ गया होगा? तो इस साल के मेरे इस प्रॉफिट को मैं क्या करूँगा, और यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ जाकर क्या बन गया होगा, तो बेटा ये भी तो ओवर वैल्यू हुआ हो गया, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट यहाँ कम हो गया होगा, तो उसे मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा। चलिए लास्ट वाला देखिए, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। एक मैनेजमेंट कॉस्ट का खर्चा बता रहा है 4800 का हर साल का, अब बता नहीं रहा कौन से साल का है, तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, हर साल में से माइनस करना पड़ेगा। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है ये किस टाइप का खर्चा है, कुछ भी हो सकता है मैनेजमेंट का भाई। मैनेजमेंट यानी कि वो लोग जो बिजनेस को चला रहे हैं तो उनका कोई खर्चा है, क्लियर कर नहीं रहे तो हर साल में से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे जैसे ही प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएंगे ईयर, और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट्स, वेट, प्रोडक्ट, और फिर ये प्रोडक्ट का टोटल, ये वेट का टोटल, दोनों की हेल्प से क्या मिल जाएगा, वेटेड एवरेज, ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ठीक होंगी तो टेबल में कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से बन जाएगा। इस क्वेश्चन में आना जरा, कितने पार्टनर है बेटा, अब जरा इस पॉइंट के ऊपर आ जाओ, बस मुझे इसका ट्रीटमेंट जानना। रीजनेबल एनुअल रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स हैज बीन एस्टिमेटेड एज ₹2000 ईच, 2000 ईच। तो बेटा 3 पार्टनर हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो 6000 रुपये आपको हर साल में से माइनस करने पड़ेंगे यहाँ पर। क्लियर है, ऐसा नहीं है पॉइंट में कोई कॉम्प्लिकेशन है, सिर्फ इस ईच की वजह से बच्चा 2-2 हज़ार रुपये चार्ज कर देता है, आंसर गलत हो जाता है। याद रहेगा, आपको ये कहानी याद होगी, मैंने बताई थी। दो अग्रवाल हैं, ठीक है, ये डॉक्टर पीके और ये डॉक्टर डीजी, ठीक है। और जब मैं ये देखूंगा कि दोनों में से अच्छा डॉक्टर कौन सा है, तो मुझे डेफिनेटली उनकी कौन सी इनकम कंपेयर करनी पड़ेगी, जो उसे पेशेंट से मिल रही है, ना कि उसकी सारी इनकम, क्योंकि उन दोनों की कोई और साइड इनकम भी हो सकती है, तो वो मुझे कंसिडर नहीं करनी है। क्लियर है मेरी बात? आइए ज़रा इस क्वेश्चन के अंदर, 3 ईयर तो क्या लेना है, और वेटेड एवरेज कितने साल का लेना है, 5 साल का लेना है, और हमें दे भी 5 ही रहा है। ज़्यादा होते तो लास्ट वाले को छोड़ देते, लास्ट मतलब पहला, सीक्वेंस में पहला। चलिए, तो आपकी सारे एडजस्टमेंट चली जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ पर पहली एडजस्टमेंट क्या कह रही है हमारी, ये वाली, ये तो प्लस हो जाएगा, ये वाला, चलो आगे चलो, ये वाला 2015 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, यानी कि यहाँ का ये ओवर वैल्यू था, तो ये वाला भी ओवर वैल्यू हो गया होगा, तो इसके प्रॉफिट को कम करेंगे और इसके प्रॉफिट को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। इसकी अगली एडजस्टमेंट देखिए, repairs to machinery ₹60,000 were wrongly debited to machinery account on 1st July 2017। 1 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि यहाँ पर जी क्या हुआ था, यहाँ पर हमने मशीन रिपेयर कराई थी, 60,000 रुपये का खर्चा हो गया था। इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू, कह रहा है हमने इस 60,000 को एसेट मान लिया था। चलो कोई नहीं, हमने उस 60,000 को, जो कि किस चीज़ का खर्चा था, रिपेयर का था, तो हमने क्या किया, हमने उसे यहाँ पर 60,000 रुपये मशीन में डाल दिया, तो फिर हमने उसके ऊपर डेप्रीशिएशन भी लगाया होगा यार फिर तो, और डेप्रीशिएशन कितना लगाया होगा,
डेप्रिसिएशन 20% डिमिनिशिंग पे लगा दिया था। तो यहाँ का डेप्रिसिएशन आपने 9 महीने का लगाया होगा, कितना बोलो? 60,000 का 20% हो गया 12,000, 9 महीने का 9,000। तो आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा 9,000 का, तो फिर डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पर भी लिखा होगा, और फिर यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन लिखा होगा? 51,000 के ऊपर 51,000 का 10,200। अच्छा, ये तो वो है जो हमने किया है, हमें करना क्या था अब उसके ऊपर बात करते हैं। हमें क्या करना चाहिए था? हमने इस 60,000 के खर्चे को यहाँ पर लिखना चाहिए था रिपेयर में, बस, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे ये 60,000 खर्चा मानना चाहिए था, तो मैं उसे आज खर्चा मानते हुए माइनस कर लूँगा। तो 60,000 मेरा यहाँ पर माइनस हो गया, और क्योंकि मैंने इस डेप्रिसिएशन को अपना खर्चा मान रखा है, तो मैं इन दोनों को ऐड बैक कर दूंगा। मुद्दा समझ आ रहा है? रिवर्स सोचना पड़ेगा, जो हुआ पड़ा है उसका रिवर्स सोचना है बस। आपको पता है ना कि हम ये जो यहाँ पर प्लस माइनस करते हैं, क्या हम इन सब की कोई जर्नल एंट्री डालते हैं बुक्स में? नहीं, ये सिर्फ हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर रहे हैं ताकि गुडविल की वैल्यू सही निकल जाए। बुक्स में कोई चेंज नहीं होता, कोई एंट्री नहीं डालती है। एम आई क्लियर? दैट्स इट। किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ बेटा। हाँ सुनो, एक बार इधर देखो। ये 2015 के लिए कह रहा है यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक मेरा ओवर वैल्यू था, तो इसकी वजह से इस प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा होगा? ये भी तो बढ़ गया होगा, तो इसे तो माइनस करेंगे। अब तुम्हें पता होगा यहाँ का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो यहाँ का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो अगर ये ओवर वैल्यू है तो डेफिनेटली ये भी तो ओवर वैल्यू होगा, और अगर ये ओवर वैल्यू है तो इसकी वजह से ये वाला प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए मैं वहाँ पर प्लस करूँगा उसे। ठीक है, कोई और डाउट? अच्छा, एक बच्चे ने एक बात बोली एक बार, बड़ी अटपटी, क्या था वो, कुछ हाँ, उसने कुछ बोला था कि यहाँ का मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। कह रहा फिर ये कैसे ओवर वैल्यू हो जाएगा, कुछ ऐसा बोला था उसने। तो क्लोजिंग स्टॉक तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो वो तो सेम ही चीज़ कैरी करते हैं ना हम। अगर ये ओवर वैल्यूड है तो ये भी ओवर वैल्यूड होगा। फिर उसने एक बात और बोली, कह रहा एक बात बताओ, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, कह रहा फिर तो हर साल ही क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाएगा ना। इसका जवाब तुम दो मुझे। मैंने कहा गधे, हाँ बिल्कुल मैंने सेम बोला, हर साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक दोबारा रिवैल्यू होता है, तो बार बार थोड़ी गलती करोगे, वहां गलती हो गई थी, हो गई। मतलब ये ठीक है, सवाल होते हैं बच्चे के आने चाहिए, अगर हैं तो पूछो भाई। कोई और डाउट किसी का? भाई अभी यही तो बताया उस बच्चे को, मैं ये कह रहा हूँ इसकी वैल्यू बढ़ी होगी तो ये भी बढ़ा होगा। तो मैं ये कितने से ओवर वैल्यू हुआ था हमारा? 40,000। तो इस 40,000 को मैं यहाँ पर देखो माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ओवर वैल्यूएशन से मेरा ये वाला प्रॉफिट बढ़ गया है, ज़बरदस्ती बढ़ गया है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। और अगर ये ओवर वैल्यू है तो ये भी ओवर वैल्यू हुआ होगा, तो यानी कि इसका प्रॉफिट घट गया होगा, तो इसको मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन माइनस होगा, पर उसी क्लोजिंग स्टॉक का जब ओपनिंग बनेगा तो उसका ओवर वैल्यूएशन मुझे प्लस करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रीजन बीइंग क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दो अपोजिट साइड के आइटम, एक डेबिट साइड का एक क्रेडिट साइड का है। दरअसल क्या कहना चाह रहा हूं, इनका रिलेशन डायरेक्ट है, पॉजिटिव है, पर इनका रिलेशन इनवर्स है, बताया था मैंने 11th में। क्लियर है? बस तो फिर आज का काम इतना ही था।